Hi guys, welcome to Smart Commerce Classes. My name is Anshul Mittal and in today's video I will be covering the chapter exam kit questions of the chapter cash flow statement. So बहुत सारे बच्चे वो asking me to make video on this chapter. बहुत बच्चे ग्रुप्स में लिख रहे थे कि सर इसकी प्लीज़ वीडियो बना दो, तो I'm making the video. Guys, one request with all of you, please share my channel as much as you can and ask your friends to subscribe who are doing ACCA. बिकॉज यू आर दी वन हु कैन शेयर माई चैनल. ठीक है. एंड आजकल तुम्हें भी पता होगा कि बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फैलते जाते हैं एंड विदाउट एनी रीज़न. एंड आई थिंक मेरा चैनल उनसे थोड़ा सा बेटर है बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग बेटर फॉर ऑल ऑफ़ यू. सो इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ़ यू दैट जितना हो सके प्लीज़ मेरा चैनल शेयर करो. आस्क योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड उनको बोलो प्लीज़ मेरा चैनल शेयर करें. ठीक है. बिकॉज यू आर दी वन हु कैन इंक्रीज माई सब्सक्राइबर्स. चलो एनीवेज गाइस, लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. बहुत बकवास कर ली मैंने, है ना. चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो गाइस कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस इसमें गलत हैं. आई हैव जस्ट चेक्ड इट, बट मैं तुम्हें बता दूंगा कि अगर ऐसा कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हाउ यू हैव टू गेट द राइट आंसर. सो लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 320. सो जैसा कि मैंने हमेशा हर एग्जाम किट में बताया है, हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें निकालना क्या है. So what is the net cash inflow from financing activity? तो हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में निकालना है. तो शेयर कैपिटल पहले थी 120, अब है 3 लाख. दैट मीन्स 180 से हमारे शेयर कैपिटल इंक्रीज हुए. मैं यहाँ पूरा फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज हमें सिर्फ आंसर निकालना है. ठीक है. तो शेयर कैपिटल हमारी 120 से 3 लाख हो गई है. दैट मीन्स 180 से इंक्रीज हुई है. शेयर प्रीमियम 1 लाख से 260 हो गया है. दैट मीन्स 160 से शेयर प्रीमियम बढ़ा है. ठीक है. दूसरी बात, अ बोनस शेयर ऑफ 1 पर शेयर फॉर एवरी 12 हेल्ड एट 2018 ड्यूरिंग द ईयर. हमने हर 12 शेयर होल्डर को एक शेयर हमने बोनस दिया है. हमने हर 12 शेयर होल्डर को एक शेयर बोनस दिया है. तो अगर हमने शेयर बोनस दिया होगा, इसका मतलब क्या किया होगा, हमने अपना प्रीमियम कम कर दिया होगा और कैपिटल बढ़ा दी होगी. तो हमें वो वैल्यू निकालनी है. ऑल्दो इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है, मैं बताऊंगा क्यों, बट स्टिल एक बार प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं. तो 12 को एक शेयर दिया है, तो यानी 1,20,000 को हमने 10,000 के शेयर्स दिए होंगे. 12 को 1 है तो 1,20,000 को 10,000 हो गए. सिंपल. कैसे? 1,20,000 into 1 divided by 12. So this is 10,000. So 10,000 से मेरी शेयर कैपिटल बढ़ी है. 10,000 से मेरी शेयर कैपिटल बढ़ी थी, बट बोनस के अंदर कभी भी कैश नहीं आता. तो जो ये मेरी कैपिटल बढ़ी है, इसमें से 10,000 के रिगार्डिंग तो मुझे कैश ही नहीं आया, तो वो मैं माइनस कर दूंगा. और मैंने जो प्रीमियम था, प्रीमियम एक्चुअली मेरा बढ़ा था 170, लेकिन बोनस शेयर्स की वजह से मैंने प्रीमियम अपना 10,000 से कम कर दिया था. तो 10,000 से मैं प्रीमियम इंक्रीज कर दूंगा. दोबारा गाइस, जब हम शेयर्स प्रीमियम पे इशू करते हैं तो क्या होता है, हमारी शेयर कैपिटल बढ़ जाती है और प्रीमियम कम हो जाता है. तो 10,000 से मेरा शेयर कैपिटल बढ़ गया होगा और प्रीमियम कम हो गया होगा. लेकिन इस एंट्री में कैश तो आया नहीं है, बोनस शेयर्स में कैश तो आता ही नहीं है. तो इसीलिए मैंने जो टोटल शेयर्स बढ़े थे उसमें से 10,000 के वो थे जिसमें कैश ही नहीं आया था, तो वो मैंने माइनस कर दिया. और प्रीमियम में मैंने बढ़ा दिया 10,000, क्योंकि प्रीमियम एक्चुअली 170 से बढ़ा था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग प्रीमियम 10,000 से कम हो गया था. तो ऑल्दो अगर बोनस शेयर इशू होते हैं तो टोटालिटी में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा. यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस, तो टोटालिटी में कोई फर्क नहीं आता. तुम चाहे तो इसको स्किप कर सकते हो, बट आई वुड रेकमेंड कि हमेशा ऐसे करना, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है. तो दिस इज 170, दिस इज 190. आगे, लोन नोट ऑफ 3 lakhs वर इशूड. हमने लोन भी लिया है, कितने का? 3 लाख का. और हमने इंटरेस्ट पे करा है 12,000, तो 12,000 इंटरेस्ट पे करा है, वो यहां से माइनस करेंगे. ठीक है. तो नेट हमारा आ गया 170. अब इसमें आंसर गलत है, मैं बताऊंगा कैसे. प्लस 190 प्लस 3 लाख माइनस 120, ओ सॉरी 12,000. सो आंसर आना चाहिए मेरा 648. एक सेकेंड गाइस, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक. तो 160 प्लस 1 170 आएगा यहाँ पे. दिस वॉज द कैलकुलेशन मिस्टेक. तो 170
प्लस 170 प्लस 3 लाख माइनस 12,000, तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 628। ठीक है, अब एक चीज क्या है गाइस, नॉर्मली वैसे तो देखो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस होता है एज पर बुक और एज पर लॉजिक, बट इन्होंने बहुत जगहों पे इंटरेस्ट को माइनस नहीं किया हुआ फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते हुए। तो इसीलिए अगर हमारे को फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोला गया है निकालने के लिए, तो हम इंटरेस्ट को माइनस नहीं करेंगे। ये याद रखना, जो बच्चे इंडिया में पढ़ते हैं उनको पता है कि इंटरेस्ट हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से माइनस करते हैं, बट एसीसीए के लिए तुम यहां से इंटरेस्ट माइनस मत करना, सीधा सीधा ऐसे आंसर निकालना। और इनफैक्ट अगर तुम टोटलिटी में भी करोगे, बेसिकली लॉजिक क्या होता है, अगर तुम डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हो, कस्टमर अकाउंट वो अकाउंट से आंसर निकाल रहे हो, तो उस केस में हम इंटरेस्ट यहां पे माइनस नहीं करते। बट अगर हम इनडायरेक्ट वे से आंसर निकाल रहे हैं, जैसे कैश फ्लो में सबसे पहले नेट प्रॉफिट, उसमें फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आता है, फिर उसमें हम प्लस माइनस करते हैं चेंजेस इन करंट एसेट, याद है इनडायरेक्ट मेथड। अगर हम इनडायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो यहां से इंटरेस्ट माइनस होता है, बट नॉर्मली इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन क्वेश्चन तो हम हमेशा अज्यूम करेंगे कि डायरेक्ट मेथड लग रहा है, तो उस केस में हम इंटरेस्ट यहां से माइनस नहीं करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 6,40,000 एंड डी विल बी योर आंसर। तो ये 2-3 लॉजिक्स हैं, ये यहां से याद रखना, ये ऐसे ही लॉजिक्स एग्जाम में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 321, नॉबस कंपनी इज प्रोड्यूसिंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, दिस पढ़ना ही नहीं, हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, हमें कौन सा निकालना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मतलब, अब यहां पे मुझे इंटरेस्ट वगैरह दिख रहा है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्योंकि जो इंटरेस्ट पेड होता है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, तो हमें सिर्फ इंटरेस्ट रिसीव देखना है क्या होगा। तो यहां पे इंटरेस्ट अक्रूड ब्रॉट फॉरवर्ड, अक्रूवल, इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल, प्रेफरेंस डिविडेंड, डिविडेंड, डिविडेंड का हमें कुछ नहीं करना, अक्रूड इंटरेस्ट का हमें कुछ नहीं करना, ठीक है, अक्रूड इंटरेस्ट इज लाइक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेबल का हमें कुछ नहीं करना। सो इंटरेस्ट रिसीवेबल 13,000 हमारा रिसीवेबल है, तो 13,000 इनफ्लो, दैट्स इट, और कोई आंसर तुम्हारा नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट पेड हमारा ऑपरेटिंग का पार्ट होता है, डिविडेंड्स वगैरह फाइनेंसिंग का पार्ट होता है, तो इसका हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल। 322, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कुड अपीयर इन एंटिटी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, कौन कौन सी कैश फ्लो के अंदर आएगी। अब कैश फ्लो के अंदर कौन कौन सी आएगी, जिसमें कैश इन्वॉल्व होगा, जिस चीज में कैश इन्वॉल्व होगा वही कैश फ्लो में आएगी ना। बोनस शेयर्स में कैश इन्वॉल्व ही नहीं होता, आएगी नहीं। राइट इशू में कैश इन्वॉल्व होता है, राइट इशू का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप सस्ते शेयर्स ले लो, मतलब पैसे तो आ रहे हैं ना, तो राइट इशू में कैश इन्वॉल्व होता है। रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट जब रीवैल्यू होते हैं कैश इन्वॉल्व होता ही नहीं है, एसेट की वैल्यू बढ़ी है। डिविडेंड पेड ऑब्वियसली कैश गया है, तो 2 and 4 योर आंसर विल बी सी, सिंपल। ठीक है, आगे 323 में हमें क्या निकालना है, अ ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, गलत, हमें क्वेश्चन देखना है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग करेक्शन नीड टू बी डन टू द कैलकुलेशन, हमें कैलकुलेशन में कौन सी चीज ठीक करनी है, तो देखते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें ये दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन ऐड ही होती है। इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है तो माइनस होता है, ये ठीक है। डिक्रीज इन रिसीवेबल, रिसीवेबल अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो रिसीवेबल तो ऐड होंगे, तो मतलब ये गलत है। इंक्रीज इन पेबल, पेबल अगर इंक्रीज हो रहे हैं, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो ऐड होगी, दैट मीन्स ये भी गलत है। सो डेप्रिसिएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट करेक्शन, तो इसमें तो कोई करेक्शन नहीं चाहिए। इंक्रीज इन इन्वेंट्री शुड बी एडेड, नहीं इसमें कोई करेक्शन नहीं चाहिए। डिक्रीज इन रिसीवेबल शुड बी एडेड नॉट डिडक्टेड, इसमें करेक्शन चाहिए। इंक्रीज इन पेबल शुड बी एडेड नॉट डिडक्टेड, इसमें हमें करेक्शन चाहिए, तो इन दोनों में करेक्शन नहीं चाहिए, थर्ड और फोर्थ में करेक्शन चाहिए। समझ आ गया गाइस।
अपार्ट फ्रॉम यहाँ के देखने के कि किस क्या सही है क्या गलत, मैंने पहले यहीं से क्वेश्चन में पढ़ लिया कि क्या गलत है क्या सही है। आइडेंटिफाई करने के बाद मुझे पता है ये दोनों गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो इन दोनों से रिलेटेड कुछ भी लिखा होगा तो उसका मुझे कुछ नहीं करना, यही दोनों सही हैं। नेक्स्ट 324. So 324 is where in an entity's financial statement complying with the international accounting standard should you find proceeds of non-current assets sold during the year. Proceeds of non-current asset यानी सेल वैल्यू जो हमने एसेट की है वो हमें कहाँ दिखेगी। सेल वैल्यू हमने एसेट को जो सेल किया है वो हमें कहाँ पे दिखेगा। तो पहला है, पहले मैं लॉजिक बताता हूं गाइस। एसेट अगर हमारा बिका है, पहली बात तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ प्रॉफिट ऑन सेल या लॉस ऑन सेल आता है, सेल वैल्यू कहीं नहीं आती। बैलेंस शीट के अंदर हमें सिर्फ फिक्स एसेट की वैल्यू दिखेगी, है ना। बैलेंस शीट के अंदर ये तो पता नहीं चलेगा कितने का सेल हुआ था, कितने का परचेज, वो तो जो हम अकाउंट्स बनाते हैं उससे पता चलेगा। तो हमें अकाउंट्स लेजर, यू कैन से, हमें या तो लेजर से पता लगेगा या जर्नल से पता लगेगा, या फिर कैश फ्लो के अंदर भी तो आता है ना, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ एसेट फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, वहां पे भी आता है ना कितने का सेल हुआ है। तो इन तीनों जगहों से हमें पता चलेगा सेल वैल्यू कितने की है। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अब यहां एंड लिखा हुआ है, तो फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट के अंदर तो सेल वैल्यू आती नहीं है, सो ए इज रॉन्ग। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कहां से बैलेंस एसेट की वैल्यू आ जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में नहीं आता, कैश फ्लो में आता है तो ये भी गलत है। स्टेटमेंट इन कैश फ्लो ओनली, सो दिस इज राइट कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ही आता है और कहीं नहीं आता। अब तुम सोचोगे कि सर आपने तो बोले लेजर और जर्नल में भी आता है, तो ओनली तो मतलब ये भी गलत है। गाइस बेसिकली क्या होता है, जब ईयर एंड पे बुक्स बनती हैं तो हमारी बनती है फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो। अल्टीमेट हमारी जो तीनों बुक्स बनती हैं वो ये बनती हैं, तो दे आर टॉकिंग अबाउट अल्टीमेट एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसमें हमें कहां दिखेगा, तो उसमें सिर्फ कैश फ्लो में ही दिखेगी ये वैल्यू। ठीक है गाइस, सिंपल। आगे बढ़े, जल्दी करेंगे, फटाफट से करेंगे, आंसर निकालेंगे। 325 क्वेश्चन, व्हाट इज द कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, अब यहां पे देखा जाए तो हमारे को क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, उनकी डिटेल नहीं पता, तो हमें इनडायरेक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। सो यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, हमें दिया हुआ है इसमें तो गाइस इस क्वेश्चन में हमें देखते हैं क्या क्या गिवन है। टैक्स एंड डिविडेंड पेड, इंक्रीज इन पेबल, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, रिडम्पशन ऑफ लोन्स, ये तो फाइनेंसिंग का पार्ट होता है, इंक्रीज इन रिसीवेबल्स, ठीक है, रिडक्शन इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, डेप्रिसिएशन, पेमेंट टू एक्वायर नॉन करंट एसेट, ये हमारा इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल, ये इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है। अब गाइस इस क्वेश्चन को अगर तुम बहुत ध्यान से देखो, यहां पे तुम्हारे को प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो दिए नहीं हुआ, तो नॉर्मली हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन ये क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन वगैरह का इफेक्ट डालते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर चेंजेस इन करंट एसेट करंट लायबिलिटी करते हैं, तो हमारा आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। यहां से हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आता है। ऑल्दो हमें ये सारी चीजें गिवन है, लेकिन प्रॉफिट तो गिवन ही नहीं है, एंड वी कैन नॉट अज्यूम प्रॉफिट टू बी जीरो, अपने आप से कुछ अज्यूम नहीं कर सकते। तो देयर इज अनदर वे, इस डायरेक्शन में जाने की बजाय हम क्यों ना उल्टा चले। उल्टा कैसे, देखो यहां पे हमें दिया हुआ है रिडक्शन इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कि ड्यूरिंग द ईयर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इतने कम हुए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमें पता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमें पता है, तो यहां से हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर आ जाएगा।
इसमें से हम टैक्स पेड यहां से माइनस करते हैं, तो इसमें टैक्स पेड को ऐड कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये समझ आएगा? इस डायरेक्ट आंसर निकालने की बजाय, क्योंकि हमें प्रॉफिट नहीं गिवन, हम टोटल इंक्रीज और डिक्रीज में से इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को जब माइनस कर देंगे तो ऑपरेटिंग आ जाएगा। ऑपरेटिंग में से टैक्स पेड ये हमें गिवन है, एडजस्ट कर लेंगे तो हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। तो यहां हमें उल्टा चलना पड़ेगा। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं गाइस, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पे हम फटाफट से इसका आंसर निकालते हैं। देखो हमारा होता है, पहले मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर निकालता हूं। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज इक्वल टू नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब यहां पे लिखा हुआ है रिडक्शन इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, दैट मींस ये हमारे कम हुए थे। रिडम्पशन ऑफ लोन्स, लोन्स हमने रिडीम किए थे, दैट मींस फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश नेगेटिव था, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश गया था क्योंकि हमने रिडीम करें। ठीक है। पेमेंट टू एक्वायर इन्वेस्टमेंट, पेमेंट टू एक्वायर नॉन करंट एसेट, दैट मींस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी कैश आउटफ्लो था, ये कैश गया था और सेल से इतना कैश आया, तो नेट इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो कितना है 47999 minus 13100, that means 34899। ये हमारा इन्वेस्टिंग का नेगेटिव है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में कैश आउटफ्लो था, क्योंकि हमारे परचेज में इतना खर्चा हुआ था और आया इतना था, तो आउटफ्लो इतना हो गया। फाइनेंसिंग में हमने लोन रिडीम किया था तो कैश पे किया था, ये भी आउटफ्लो हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये माइनस हो जाएगा 34899 माइनस 3 लाख इज इक्वल टू माइनस 3211। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज इक्वल टू 3211। अब 34899 प्लस 3 लाख माइनस 3211, सो दैट इज अगर हम दिस इन दोनों को यहां लेंगे, इन दोनों को उठा के जब हम यहां ले जाएंगे प्लस हो जाएगा। सो 34899 प्लस 3 लाख माइनस 3211, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हमारा आंसर आ गया 331688। ये हमारा आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर। सो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस टैक्स इज इक्वल टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये पॉजिटिव में आंसर है, तो ये हमें निकालना है। सो दिस इज इक्वल टू 331668 माइनस, अब टैक्स यहां माइनस होता है तो यहां प्लस हो जाएगा, टैक्स एंड डिविडेंड पेड 87566। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 87566। सो 419254, 419254 will be cash generated from operations. D will be your answer. तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, बट इट वॉज अ बिट ट्रिकी कि हमें उल्टे तरीके से आंसर निकालना था, नॉट फ्रॉम डायरेक्ट मेथड। तो इस स्टेटमेंट से मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सिंपल फॉर्मूला होता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस टैक्स। तो मैंने इस स्टेटमेंट से अपना कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन निकाल दिया, सिंपल। ठीक है। अब करते हैं गाइस आगे। एक सेकंड गाइस, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मेरे को एक अर्जेंट मेल आया है। ठीक है, अब करते हैं 326। जल्दी जल्दी फटाफट से करेंगे, जो छोटा है वो जल्दी, बड़ा है तो लेट। व्हाट वाज द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, हमें यहां पे क्या निकालना है? प्रॉफिट। तो बिजनेस बैंक बैलेंस इंक्रीज्ड बाय दिस वैल्यू, बैंक बैलेंस इतने से बढ़ गया ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द सेम पीरियड शेयर्स इतने के इशू करे, लोन इतने का रीपे किया, नॉन करंट एसेट इतने का, डेप्रिसिएशन, रिसीवेबल्स ये। तो गाइज यहां पे भी हमें उल्टा चलना है, यहां पे भी हमें उल्टा चलना है। बेसिकली प्रॉफिट में से हम डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करेंगे, है ना। तो मैं यहां स्टेटमेंट अगर छोटी सी बनाऊं, सो प्रॉफिट जो भी हमारा आएगा, एक्स लेके चलते हैं इसको,
डेप्रीसिएशन यहां पे ऐड हो जाएगी, ऐड डेप्रीसिएशन 1 लाख, रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री इंक्रीज तो माइनस हो जाएगा, माइनस इंक्रीज इन रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री 575000, ये भी हो गया। ये है हमारा नेट का बैलेंस, मतलब नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये है फाइनेंसिंग का पार्ट और ये है इन्वेस्टिंग का पार्ट। तो यहां से हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अभी वो हमें पता नहीं क्योंकि प्रॉफिट नहीं गिवन। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमें दी हुई है, इट परचेज नॉन करंट एसेट ऑफ 2 लाख, तो 2 लाख इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो है क्योंकि हमने एसेट परचेज किए। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इट रेज्ड 1 मिलियन, तो 1 मिलियन इसने रेज करे थे तो 1 मिलियन ऐड हो जाएंगे यहां पे, क्योंकि 1 मिलियन रेज करना मतलब पैसे आए, और लोन रीपे कर दिया 7,50,000 का, दैट मीन्स 2,50,000 पॉजिटिव में वैल्यू है फाइनेंसिंग की। और जो नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, हमें दिया हुआ है बिजनेस बैंक इंक्रीज्ड बाय 750 से बिजनेस बैंक की वैल्यू बढ़ी है, तो ये भी लिख दिया, फाइनेंसिंग भी आ गया, इन्वेस्टिंग भी आ गया। अब सेम यहां से हम ऑपरेटिंग का आंसर निकाल लेंगे, उसमें ये एडजस्टमेंट देखते हैं कैसे। तो 750 से ऑपरेटिंग, सो ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग इज इक्वल टू 750, सो ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग माइनस में है तो माइनस 2 लाख, प्लस फाइनेंसिंग 250 इज इक्वल टू 7,50,000। मैं चाहूँ तो गाइस तुम्हें शॉर्टकट भी बता सकता हूँ कि ये इसमें उल्टे हो जाते हैं, प्लस की जगह जब हमें यहाँ से यहाँ जाना होता है तो ये माइनस होगा, ये प्लस, लेकिन जब इस फिगर से यहाँ जाना होता है तो प्लस को माइनस करते हैं, माइनस को प्लस। मैं तुम्हें ऐसे भी करा सकता हूँ शॉर्टकट में, बट ये लॉजिक नहीं है, दिस इज नॉट लॉजिक, लॉजिक इज दिस, हम स्टेटमेंट से सॉल्व करते हैं। तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जब हमें नॉर्मल यहाँ से नीचे आना होगा तो हम इसमें इस वैल्यू को माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, लेकिन जब हमें रिवर्स जाना होता है तो प्लस को माइनस कर देंगे, माइनस को प्लस। तो अगर शॉर्टकट से चले तो 7,50,000, इसमें माइनस हो जाएगा 2,50,000 और प्लस हो जाएगा 2 लाख, सो हमारा आंसर आ जाएगा 7 लाख। स्टेटमेंट से भी यही होगा, देखो ऑपरेटिंग इज इक्वल टू 750, ये माइनस है तो प्लस हो गया 2 लाख, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया 2,50,000, तो कितना हो गया 7 लाख। अब दोबारा से ये माइनस है और ये प्लस, यहां से यहां जाना है तो इनका उल्टा ट्रीटमेंट होगा, तो 7 लाख इसमें ये प्लस कर देंगे 575,000 प्लस 575,000, माइनस कर देंगे 1 लाख, माइनस 1 लाख, सो दिस विल बी 1175,000, so 1175,000 A will be your answer। ठीक है गाइस, हो सकता है कैश फ्लो करते हुए तुम्हें एग्जाम किट में ये प्रॉब्लम आ रही हो समझने में कि ऐसे कैसे ये क्वेश्चन करें, क्वेश्चन में तो चीजें ही नहीं निकल रही, बट इस वीडियो के बाद आई होप कि तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए। चलो गाइस फटाफट से आगे और करते हैं। 327, अ बिजनेस हैड नॉन करंट एसेट्स विद कैरिंग, अच्छा गलत पढ़ रहा हूं, पहले क्वेश्चन में निकालना क्या है, हाउ मच कैश हैज बीन इन्वेस्टेड इन नॉन करंट एसेट ड्यूरिंग द ईयर, मतलब मैंने नॉन करंट एसेट में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, मतलब कितना मेरा परचेजेस है वो निकालना है। सो बिजनेस हैज नॉन करंट एसेट एट बिगिनिंग एट द स्टार्ट, तो सिंपल हम इसमें एसेट अकाउंट बना लेंगे। तो ओपनिंग वैल्यू मुझे दी हुई है 50,000। During the year, business sold asset that cost 4,000 and had been depreciated at 1,50,000, तो 4,000 का एसेट 150 का डेप्रिसिएशन, दैट मीन्स आज का कैरिंग अमाउंट उसका 2,500, 4,000 उसकी कॉस्ट थी और आज तक उस पर इतनी डेप्रिसिएशन लगी थी, दैट मीन्स कैरिंग अमाउंट उसका 2,500 था, हैड बीन डेप्रिशिएटेड, डेप्रीसिएशन फॉर, अब कितने का सेल हुआ ये हमें कहीं लिखा ही नहीं हुआ, कितने का सेल हुआ ये वैल्यू हमें कहीं गिवन ही नहीं है। डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 9,000, सो डेप्रीसिएशन 9,000, कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट एट द एंड
सो क्लोजिंग वैल्यू ऑफ एसेट इज 46,000. अब गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहां पे हमें पता है इसका कैरिंग अमाउंट इतने का है, बट कितने का सेल किया वो वैल्यू हमें नहीं गिवन. ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस सोल्ड एसेट्स दैट हैड कॉस्ट ऑफ 4,000 एंड हैड बीन डेप्रिशिएटेड बाय दिस. और कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये एसेट कितने का सेल हुआ है, तो दिस इज टेक्निकली अ रॉन्ग क्वेश्चन. बट अगर एग्जाम में आता है तो हम सिंपल अज्यूम करेंगे जितना हमारा कैरिंग अमाउंट था उतने का ही सेल हुआ है, तो बैंक सेल हो जाएगा 2500. इफ नथिंग इज मेंशन तो हम 2500 की सेल मानेंगे. इफ नथिंग इज मेंशन 2500 की सेल मानेंगे. ठीक है, अब बस टोटल कर लो. सो दिस इज 46,000 प्लस 2500 प्लस 9,000, तो 575,000 सॉरी 00, तो 7,500 का मैंने करा है परचेज. अब गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज, हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे. दिस ये परचेज है माइनस ये, बट यहां हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं निकालना, हमें निकालना है हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था नॉन करंट एसेट में, मतलब परचेजेस विच इज 7,500. सो योर आंसर विल बी बी. आई होप तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया, मैंने 2500 क्यों लिए और आंसर 7,500 क्यों आया है, ना कि 5,000. बहुत बच्चे पता है एग्जाम देने के बाद क्या बोलते हैं कि सर हमारा तो आंसर 5,000 आ रहा था, उसमें कहीं आंसर 5 था ही नहीं. अब द पॉइंट इज जो तुम क्वेश्चंस देते हो तुम्हें मिलते तो है नहीं, सो दैट यू कैन चेक एट योर होम. तो पॉइंट ये होता है बच्चे समझते हैं क्वेश्चन ही गलत था, हमारा आंसर नहीं मैच कर रहा था, मैंने 5 बार 6 बार चेक किया. पॉइंट इज उसमें ये कैश फ्लो का क्वेश्चन है, इसका मतलब हमेशा यही नहीं होगा कि हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालनी है. हमें क्वेश्चन बहुत बहुत ध्यान से पढ़ना है गाइस. ठीक है, तो यहां पे ध्यान से पढ़ने से हमें पता चला हमें ये निकालना है कि कितना हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया था, यानी परचेज विच इज 7,500. चलो गाइस 328 जल्दी जल्दी से. Which one of the following statement could be possible explanation for the situation? Business had made a profit of 8,000 but bank balance has been reduced by 5,000. Profit था 8 but 5,000 से हमारा बैंक बैलेंस कम था. तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है कि ऑपरेटिंग में आंसर नेगेटिव आया है. ऑपरेटिंग का आंसर हमारा 13,000 नेगेटिव है, हो सकता है ना. इन्वेस्टिंग में भी 13,000 नेगेटिव हो सकता है, फाइनेंसिंग में भी कुछ भी हो सकता है. मतलब 13,000 की हमारी कोई फिगर नेगेटिव में आएगी क्योंकि 8 माइनस 13 इज -5. तो ये पढ़ते हैं हम जल्दी से. तो इसमें ए है डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन 8,000 में ऐड हो जाएगा और इन्वेंट्रीज इंक्रीज हुई हैं तो ये माइनस हो जाएंगी, तो हमारा आंसर तो 0 आएगा, 5,000 नहीं आ रहा, तो ए इज नॉट द आंसर. डेप्रीसिएशन 6,000, 8,000 प्लस 6,000. रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन रीपे करेंगे तो माइनस होगा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं आ रहा, ये तो मेरा 7,000 आ रहा है, तो दिस इज नॉट द आंसर. डेप्रिसिएशन चार्ज ऑफ 12,000, तो 8,000 प्लस 12,000 एंड परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट फॉर 25,000. जब परचेज करते हैं एसेट तो माइनस होता है, तो हमारा 5,000 नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो आंसर इज सी. आंसर इज सी. डी भी एक बार चेक कर लेते हैं. डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट ऑफ 13,000 लेस देन द कैरिंग वैल्यू. हमने कैरिंग वैल्यू से लेस 13 में हमने एसेट डिस्पोज करा. डिस्पोजल ऑफ अ नॉन करंट एसेट फॉर 13,000 लेस देन द कैरिंग अमाउंट, मतलब कैरिंग अमाउंट से अगर हमने 13 सस्ता बेचा तो हमारा लॉस हो गया, और 8,000 के अंदर लॉस तो ऐड होता है 13,000, और कितने का बेचा ये हमें पता ही नहीं, और बेचा भी तब भी कैश आएगा ही, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है. सो टेक्निकली आंसर विल बी सी. नेक्स्ट 329 जल्दी जल्दी से करेंगे. क्वेश्चन, व्हाट वाज एज इंक्रीज इन कैश एंड बैंक बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरा ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंस की निकालना है. प्रॉफिट 18,750. आफ्टर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगी 1250. ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट एसेट्स वर परचेज, हमने एसेट्स परचेज करे थे तो कैश चला जाएगा. तुम सोचोगे कि सर मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं कि अलग अलग ऑपरेटिंग अलग, इन्वेस्टिंग अलग, फाइनेंसिंग अलग क्यों नहीं कर रहा. गाइस जरूरत ही नहीं है, हमें नेट आंसर निकालना है, तो सीधा जो प्लस होगा वो प्लस कर लो, जो माइनस करना है वो माइनस कर दो.
अगर हमें बोला जाता ऑपरेटिंग का आंसर निकालना है तो मैं खाली ऑपरेटिंग का निकालता, बट हमें कोई स्टेटमेंट किसी को दिखानी थोड़ी है, दिस इज फॉर अस ओनली। तो सिंपल हम इसमें जो प्लस करना है वो प्लस कर देंगे, जो माइनस करना है वो माइनस। नॉन करंट एसेट परचेज करा है, कैश जाएगा तो माइनस। रिसीवेबल्स इंक्रीज हुए हैं, करंट एसेट इंक्रीज होता है तो वो भी माइनस हो जाएगा। इन्वेंट्री कम हुई है तो ऐड हो जाएंगी। पेबल्स बड़े हैं तो ऐड हो जाएंगे। सीधा आंसर निकालते हैं, 18750 प्लस 1250 माइनस 8000 माइनस 1000 प्लस 1800 plus 350. So my answer is 13150, 13150. So 13150 D is my answer. सिंपल गाइस, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। पता नहीं क्यों तुम सारे कैश फ्लो से डरते थे, क्या है इसमें डरने में, इतना तो आसान है। हर बच्चा सर कैश फ्लो बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा, इतना आसान है गाइस। टेंशन फ्री, टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स। 330 Which of the following list of items consist only of items that would be added to profit? ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ प्रॉफिट में ऐड होगी? तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद इनडायरेक्ट मेथड, हमें इनडायरेक्ट मेथड में दिया हुआ है, तो हमें बताना है बस क्या क्या ऐड होगा। डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऐड होता है, डेप्रिसिएशन ऐड होता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट माइनस होता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट माइनस होता है, इंक्रीज इन पेबल्स ऐड होंगे, डिक्रीज इन रिसीवेबल ऐड होगा, प्रॉफिट ऑन सेल माइनस होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ करंट एसेट ऐड होगा, डेप्रिसिएशन ऐड होगा, इंक्रीज इन रिसीवेबल, करंट एसेट बढ़ रहा है तो माइनस होगा, डिक्रीज इन रिसीवेबल ऐड होगा, इंक्रीज इन पेबल ऐड होगा, लॉस ऑन सेल ऐड होगा, तो माय आंसर इज डी। ठीक है ना गाइस, लॉजिक्स, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक्स क्लियर रखने हैं बस। फॉर्मेट आई होप तुम सबने पढ़ा होगा तभी तुम्हें चीजें याद रहेंगी, फॉर्मेट पढ़ा होगा तभी ये चीजें याद रहेंगी। आई होप तुम सबने अच्छे से फॉर्मेट पढ़ लिया हो। ठीक है, आगे 331 इन रिलेशन टू स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आइडेंटिफाई वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। The direct method of calculating net cash from operating activity leads to different figure from that produced by indirect method, but this is balance elsewhere in statement in cash flow। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ऑपरेटिंग का आंसर तो हमेशा हमारा सेम ही रहेगा, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट। An entity making high profits must necessarily have a net cash inflow from operating activity। क्यों भाई? प्रॉफिट का कैश से कोई भी रिलेशन नहीं होता। इसमें वो कह रहा है अगर हाई प्रॉफिट्स हैं इसका मतलब यह है कि उसका कैश इनफ्लो ही होना चाहिए। इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी गाइस, इसका कोई रिलेशन नहीं है कैश से प्रॉफिट का, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स अपीयर एज आइटम अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नहीं भाई, प्रॉफिट और लॉसेज जो होते हैं वो तो ऑपरेटिंग में प्लस माइनस होते हैं, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, तो बेसिकली फॉल्स। तो तुम यहां पे फॉल्स इज द आंसर फॉर ऑल थ्री, इसको टिक करोगे। ठीक है, आगे करते हैं गाइस 332 क्वेश्चन क्या है? द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन वॉज 500। What figure would appear in the statement of cash flow under the heading investing activity? अब हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर निकालना है, तो इसमें फटाफट से अकाउंट बनाऊंगा। अच्छा, इसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट भी है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट, दिस इज फिक्स्ड एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो कॉस्ट बॉट फॉरवर्ड 10,000, एडिशंस 2,000, डिस्पोजल 3,000 और कैरी फॉरवर्ड 9,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन और ये मैच कर रहा है मेरा 12, ये भी 12 है, ये भी 12, तो कुछ है ही नहीं इसमें। डेप्रिसिएशन बॉट फॉरवर्ड 2,000, चार्ज फॉर द ईयर 1,000, डिस्पोजल में ट्रांसफर हुई है 1,500, डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड 1,500, ये भी इतना ही आ रहा है, कोई फर्क ही नहीं है। कैरिंग अमाउंट बॉट फॉरवर्ड, कैरिंग अमाउंट कैरी फॉरवर्ड। अब ये कैरिंग अमाउंट कैरी फॉरवर्ड बताया है, कुछ भी नहीं करना गाइस, तो सिंपल हमारा ये परचेज है, दिस इज परचेज। सेल कुछ है ही नहीं, यहां पे सेल के बारे में कुछ पता ही नहीं हुआ। ठीक है ना,
सेल के बारे में हमें कहीं कुछ नहीं गिवन। नहीं गाइस, मुझे डिस्पोजल के बारे में दिया हुआ, मैं भूल गया था। देखो अब हम यहाँ पे एक डिस्पोजल अकाउंट भी बनाते हैं। दिस इज फिक्स्ड एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन, दिस इज डिस्पोजल। एसेट अकाउंट से 3000 डिस्पोजल में गए थे, डेप्रिसिएशन से 1500 डिस्पोजल में आया था, और प्रॉफिट ऑन सेल वाज 500। तो दैट मीन्स 3500 तो मेरी सेल हुई होगी 2000 की। तो दिस इज लाइक एन आंसर, सेल हुई होगी 2000 की, जो तुम्हें अकाउंट्स में से निकालना है। इस अकाउंट से मैंने ये निकाल दिया कि ये वाली वैल्यू, सॉरी वो तो परचेज था, ये निकाल दिया कि कौन सा डिस्पोजल में गया है, यहाँ से वैल्यू निकाल दी, उस पर डेप्रिसिएशन कितनी ट्रांसफर हुई है, और प्रॉफिट ऑन सेल यहाँ पे आ गया, तो सेल वैल्यू पता लग गई। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जो मेरा आंसर आएगा, प्लांट एंड मशीनरी इतने की परचेज है और इतने की सेल है। तो मूवमेंट ऑफ प्लांट अकाउंट 5000, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल 5000, नहीं प्लांट अकाउंट में मूवमेंट 500 की हो नहीं रही, मूवमेंट ऑन प्लांट अकाउंट 500 रॉन्ग, परचेज ऑफ प्लांट 2000 एंड प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, इन्वेस्टिंग में प्रॉफिट तो आता ही नहीं है, परचेज ऑफ प्लांट 2000 एंड प्रोसीड्स ऑन सेल ऑफ प्लांट 2000, तो डी विल बी दी आंसर। हमें इन्वेस्टिंग का निकालना है, प्रॉफिट, और ये तो ऑपरेटिंग का पार्ट होता है, मूवमेंट ऑफ प्लांट है ही नहीं, तो परचेज करा है हमने 2000 का, सेल करा है 2000 का, डी इज योर आंसर। फटाफट से 333, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो? इट हाईलाइट्स द इफेक्ट ऑफ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। नहीं, ये तो इट्स इट इज नॉट एन एडवांटेज। ये कोई एडवांटेज थोड़ी है कि इट हाईलाइट्स द इफेक्ट ऑफ नॉन कैश ट्रांजैक्शन, नहीं, ये कोई एडवांटेज है ही नहीं। इट हेल्प्स इन असेसमेंट ऑफ लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस, ये तो है एडवांटेज, तो मतलब ये स्टेटमेंट सही है, ये एडवांटेज एक्चुअली है। द नंबर विद इन इट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड थ्रू द एडॉप्शन ऑफ बेनिफिशियल अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये भी सही है, जो मर्जी कर ले, इसमें वैल्यूज तो सेम रहेंगी। बैलेंस शीट के अंदर वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में वैल्यूज अकाउंटिंग पॉलिसी से चेंज हो सकती है, कैश फ्लो में चेंज नहीं हो सकती। इट हेल्प्स यूजर्स टू एस्टिमेट फ्यूचर कैश फ्लो, ये भी सही है। तो तीनों बेनिफिट हैं, दिस इज नॉट अ बेनिफिट, तो ए इज योर आंसर। 334 आंसर निकालना है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, हमें यहां पे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना है। अब यहां पे मुझे देखो परचेज सेल सब कुछ दिख रहा है, तो इट्स गोइंग टू बी अ डायरेक्ट मेथड, यहां पे मुझे डायरेक्ट मेथड से आंसर निकालना है, ठीक है। अब नॉर्मली जब हम अकाउंट बनाते हैं, व्हाट वी फाइंड आउट, कैश परचेज कैश सेल, हम यही निकालते हैं ना, कितना कैश परचेज था, कितनी कैश सेल्स थी, यही आंसर हमें निकालना होता है ना। तो यहां पे हमें दी हुई है कैश सेल्स, कैश परचेज, कैश एक्सपेंसेस और कैश सेल है, कैश परचेज है, कैश एक्सपेंसेस है। अब क्रेडिट में हम यहां से अकाउंट बना के निकाल लेंगे कि सप्लायर को कितने पैसे दिए, वेजेस में कितने पैसे दिए, वो निकाल लेते हैं गाइस। तो क्रेडिट परचेज पेबल्स, तो पेबल्स का ओपनिंग बैलेंस है मेरा 12300, पेबल्स का ओपनिंग बैलेंस 12300, पेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस है मेरा 14300। ये हमेशा ओपनिंग होता है, क्लोजिंग, और पेबल है लायबिलिटी, तो बैलेंस क्रेडिट साइड। क्रेडिट परचेजेस जो मैंने करी हैं, दैट इज 123780। तो कैश पेड टू क्रेडिटर्स मेरा हो जाएगा, कैश पेड टू क्रेडिटर्स बैलेंस, तो 12300 प्लस 123780 minus 14300, so 121780 is my cash paid to creditor, और ऐसी मैं निकाल दूंगा वेजेस, अपने वेजेस। अब वेजेस निकालते हैं, वेजेस का भी सेम ही है गाइस, तो वेजेस एंड सैलरीज ड्यू बिगिनिंग 1500, 2300, एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर 34600, so 1500 plus 34600 minus 2300, so 33
800, ये मेरा आ गया वेजेस का आंसर। वेजेस पेड इतना है, पेबल्स को मैंने पे करा है 121780, वेजेस इतना पेड है। इन्वेंट्री एट द स्टार्ट, इन्वेंट्री एट द एंड का हम कुछ भी नहीं करते इसमें, क्योंकि ये इनडायरेक्ट मेथड है, सॉरी डायरेक्ट मेथड है। तो कैश 212500 माइनस कैश परचेज 4600 माइनस कैश एक्सपेंस 11200 माइनस कैश पेड टू सप्लायर 121780 माइनस कैश पेड to wages 33800. So this will be my answer. 212500 minus 4600 minus 11200 minus 121780 minus 33800 44120. तो दिस इज योर आंसर। अब तुम सोचोगे एक बात कि सर इसमें आपने कैश परचेज और कैश एक्सपेंसेस क्यों माइनस करे, जब यहां पे हमें वैल्यू पेड ही गिवन है। जब हमने यहां से कैश पेड फॉर परचेजेस निकाल लिया, हमने कैश पेड टू वेजेस निकाल दिया, तो ये क्यों माइनस कर रहे हो? बिकॉज हम जो ये अकाउंट बनाते हैं दिस इज फॉर क्रेडिट, ये क्रेडिट का अकाउंट होता है। तो कैश पेड हमें अलग से गिवन है, दैट मीन्स क्रेडिट का पेड प्लस कैश पेड, तो दोनों को हम ऐड करेंगे। इतना हमने कैश पे किया था फॉर क्रेडिट, इतना था डायरेक्ट परचेज। सो दैट्स व्हाई वी हैव एडेड दीज टू, बेसिकली सेल्स में थे तभी दोनों को अलग से माइनस किया है। नॉर्मली इनका कोई इफेक्ट नहीं होता, बट जब भी हम अकाउंट बनाते हैं हमेशा क्रेडिट की ही ट्रांजैक्शन होती है, कैश की नहीं होती। कैश की सेपरेटली गिवन है, इसलिए मैंने ये दोनों यहां से माइनस करी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 335। हाउ इज हाउवर्ड्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड दिस। हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ऑल डिविडेंड, देयर वर नो एडजस्टमेंट ऑफ अंडर प्रोविजन, ठीक है। नो इंटरिम डिविडेंड, एडिशनल 10% लोन नोट्स वर इशूड ऑन दिस जनवरी, और हमारी बुक्स क्लोज होती है एंड में, ठीक है। तो गाइज ये भी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल उल्टा ही चलेगा, बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है ये। हमें इसमें क्या निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले, नहीं उल्टा नहीं चलेगा, सॉरी डायरेक्ट इसमें आंसर निकाल लेते हैं। हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, सो दैट मीन्स 6000 हमारे प्रॉफिट हो गए, नहीं सॉरी 10,000 हमारे प्रॉफिट हो गए। लोन पे हमने इंटरेस्ट पे किया होगा, अब ये कह रहे हैं लोन्स हमने इशू करे थे फर्स्ट को ही, तो 4000 हमारा लोन पे इंटरेस्ट हमने पे किया होगा, तो ऐड कर लेंगे इंटरेस्ट 4000, क्योंकि अगर मैंने लोन पहले ही ले लिया, 1 जनवरी को ही ले लिया, दैट मीन्स पूरा साल तो मेरे 40,000 रहे हैं। 10,000 का लोन मैंने बिगिनिंग में ही ले लिया, तो पूरा साल 40 रहा है, तो 40 पे इंटरेस्ट लगेगा, तो 10% ऑफ 40,000 4,000 ऐड हो गया। टैक्स पेबल, टैक्स पेबल करंट ईयर वाला जो टैक्स होता है वो हम यहां पे ऐड करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। उसके बाद डिविडेंड पेबल, अब डिविडेंड पेबल का इसमें भी हम करंट ईयर देखेंगे। ऑल डिविडेंड वर डिक्लेयर्ड एंड प्रपोज बिफोर द ईयर एंड, ठीक है। डिविडेंड पेबल हमारे करंट ईयर के 1600 थे। अब हमें गाइस ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं निकालना। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना होता तो इस टैक्स को हम माइनस करते, बाकी और किसी का कुछ करना ही नहीं है। सो दिस विल बी योर आंसर, 10,000 प्लस 4,000 प्लस 15,000 सॉरी प्लस 1600, सो आंसर इज 30600। इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज, यहाँ पे टैक्स पेबल में इस वैल्यू का कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालना है, हमारे को वो वाला आंसर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं निकालना, पहली बात। दूसरी बात, लोन हमने पहले हमारे पास था 30, एंड में हो गया 40, और हमें बोला गया है जो 10,000 हमने लोन लिया है वो बिगिनिंग में ही लोन ले लिया। तो अगर बिगिनिंग में ही हमने लोन ले लिया, दैट मीन्स 40,000 ही पूरा साल हमारे पास चलता रहा है, तो 40,000 पे 10% लगेगा। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि ये लोन हमने साल के एंड में लिया है, दैट मीन्स 10,000 अगर बिल्कुल एंड में लिया है, तो पूरा साल तो हमारे पास सिर्फ 30,000 ही चलता रहा, तो 30,000 पे हम इंटरेस्ट निकालते। और अगर लिखा होता लोन बीच में कहीं पे लिया है, तो 30,000 पे पूरे साल का इंटरेस्ट, और 10,000 पे हम इंटरेस्ट को प्रोरेट कर लेते हैं नंबर ऑफ मंथ्स। सिंपल गाइस, तो हमारा आंसर
30600. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द गैलन्स नेट कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है गाइस. अकाउंट बना के चलते हैं. गैलन परचेज नॉन करंट एसेट एट अ कॉस्ट ऑफ 140, ये उसने परचेज करा. फाइनेंसिंग देम पार्टली विद न्यू लोन, ये लोन लिए, इसका हमें कुछ नहीं करना क्योंकि इन्वेस्टिंग का आंसर है. नहीं गाइस, इन्वेस्टिंग का आंसर है, हाँ इन्वेस्टिंग का आंसर है तो हमें कुछ नहीं करना. वो तो इन फाइनेंसिंग में हम ये इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग, जो लोन लिया तो फाइनेंसिंग में इसको माइनस कर देंगे. बट इन्वेस्टिंग में तो हमने इतने का ही एसेट लिया है ना. यहां पे गलती ये मत सोचना गाइस, इतने में से इतना तो लोन लिया है तो जेब से कैश तो 20 गया होगा ना, ऐसे नहीं सोचना. लोन हमने लिया था 120 का तो ये फाइनेंसिंग में आ जाएगा. लोन इंक्रीज हुआ है तो ये माइनस हो जाएगा. लेकिन यहां पे हमारा नॉन करंट एसेट हमने परचेज करा है तो 140 तो हमारा इन्वेस्टिंग में 140 रहेगा. इस 120 का इन्वेस्टिंग में कोई रिलेशन नहीं है. गैलन आल्सो डिस्पोज नॉन करंट एसेट विद कैरिंग अमाउंट ऑफ 50 मेकिंग अ लॉस ऑफ 3 लाख. कैश 18,000 वॉज रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो आई थिंक मुझे कुछ ज्यादा इसमें कुछ करने की कैलकुलेशन जरूरत नहीं है. मुझे सिंपल दिया हुआ है 140 का मैंने एसेट परचेज किया तो माइनस हो जाएगा. Galen also disposed non-current asset with carrying amount 50 at a loss of 3. 50 का carrying amount था, मैंने 3 के लॉस पे बेचा, that means 47 का बेचा होगा. 50 का एसेट 47 में बेचा होगा तभी तो लॉस हुआ होगा. तो ये मैंने यहां से माइनस कर दिया और यहां पे ऐड हो जाएगी वैल्यू क्योंकि सेल हुआ है. कैश ऑफ 18,000 वॉज रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सेल करी थी तो इतना कैश आया था. तो 140 माइनस 47 माइनस 18,000, सो मेरा आंसर आ गया 75,000 आउटफ्लो. तो 75,000 आउटफ्लो इज माय आंसर. ठीक है, इसका कुछ नहीं करेंगे गाइस, याद रखना. ओके नेक्स्ट, चलो जल्दी से. What was Pompey net cash inflow and outflow from financing activity to include in the statement of cash flow? हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालना है तो शेयर कैपिटल फटाफट से करते हैं. शेयर कैपिटल हमारी 40 से बड़ी है तो ये फिर शेयर कैपिटल ऐड हो जाएगी. शेयर प्रीमियम 20 से बड़ा, ये ऐड हो जाएगा. रिटेन अर्निंग का हम कुछ नहीं करते, रिटेन अर्निंग का कोई रोल नहीं है इसमें. बैंक लोन हमारा 150 से हमारा बैंक लोन कम हुआ है, दैट मीन्स हमने लोन रीपे किया है 50 से. तो हमारा आंसर कितना आ गया 40 टू 60, 60 माइनस 50 10 प्लस, सो 10. अब गाइस इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां पे तुम आंसर 10 नहीं लिखोगे. अगर यहां 10 लिख दिया तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा. 10 नहीं लिखना यहां पे, यू विल राइट 10,000. ये 3 zeros जो हैं ये यहां पे आएगा और ये है हमारा पॉजिटिव. तो इनफ्लो गाइस दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. बहुत बच्चों के आंसर्स आते जाते भी इसलिए गलत होते हैं क्योंकि यहां पे ये इनफ्लो है. और दूसरा, तुम्हारा आंसर 10 कभी नहीं आ सकता, यहां 10,000 आएगा क्योंकि दिस इज इन 1000. यहां थाउजेंड्स में लिखा हुआ है, डज नॉट मीन कि यहां पे भी 1000 तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है. यहां पे यू विल राइट 1000. और अगर यहां पे लिखा होता इन दिस तो तुम यहां पे 10 लिखते, इन दैट केस तुम 10 लिखते. बट यहां ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ तो तुम्हारा आंसर 10,000 आएगा. 10 लिख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा गाइस. आता जाता क्वेश्चन गलत, खराब, हमें नहीं करना ऐसा. ठीक है, इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट 338 जल्दी से करेंगे. हमें निकालना है इसमें व्हाट अमाउंट शुड बी शोन फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट. परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट हमें ओपनिंग वैल्यू दी हुई है तो इसमें एक काम करते हैं, फटाफट से अकाउंट बना लेते हैं. जगह मेरे पास है नहीं, मैं यहां पे अकाउंट बनाता हूं. ओपनिंग दिया हुआ है इतना, डेप्रीसिएशन 75,000, लैंड एंड बिल्डिंग विद कैरिंग अमाउंट ऑफ दिस वाज रीवैल्यूड टू दिस, रीवैल्यू हुई है तो 5 लाख से रीवैल्यू कर दिया तो ये यहां पे ऐड हो जाएगा. एसेट विद कैरिंग अमाउंट ऑफ 12 was disposed for 150, तो 120 का एसेट 150 में डिस्पोज हुआ तो डिस्पोजल अकाउंट में 120 यहां चला जाएगा, 120 यहां चला जाएगा. 150 का सेल हुआ
तो प्रॉफिट हमारा हो गया 30, ठीक है। कैरिंग अमाउंट ऑफ नॉन करंट एसेट वाज 420, ये हमारा कैरिंग अमाउंट है। तो सिंपल जल्दी जल्दी से करते हैं, इसका टोटल 420000 प्लस 120 प्लस 5 लाख प्लस 75,000 माइनस 25 लाख सॉरी, तो मेरा आंसर आ गया 2395000। सो 2395000 से मेरा एक तो आ रहा है परचेज 2395000, नहीं 2395 नहीं आएगा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, लेट मी जस्ट चेक, कुछ गड़बड़ करी है मैंने। ओ लैंड बिल्डिंग मेरे इतने थे, ठीक है। रीवैल्यूएशन, अच्छा सॉरी कोई गलत मैंने ये कर दिया, रीवैल्यूएशन 5 लाख यहाँ पे आता है, इट्स माय मिस्टेक। रीवैल्यूएशन 5 यहाँ पे आएगा, रीवैल्यूएशन से एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इट शुड कम हियर, सॉरी 75,000 प्लस 1,20,000 प्लस 42 लाख माइनस 25 लाख माइनस 5 लाख, सो मेरा 1395000 ये आ रहा है। तो मैंने क्या निकालना है, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, तो परचेज 1395000 और ये जाएगा आउटफ्लो में। मुझे परचेज निकालना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी या इन्वेस्टिंग का आंसर नहीं निकालना। तो परचेज कितने का है मेरा 1395000, इतने का एसेट डिस्पोजल वाला था तो वो डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, एंड बाकी वैल्यूज मैं तुम्हें समझा चुका हूं, ठीक है गाइस। इतना ओपनिंग वैल्यू था, रिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन इतनी लग गई, इतना डिस्पोजल में चला गया, ये हमें क्लोजिंग गिवन है, तो सिंपल ये वाली वैल्यू हमारी आ गई परचेज की। चलो गाइस 339 जल्दी से, which of the three following statement would you expect to see included within the operating activity section in statement of cash flow using direct method? डायरेक्ट मेथड में क्या आता है, पेमेंट मेड टू सप्लायर आता है, इंक्रीज और डिक्रीज इन रिसीवेबल नहीं आता, रिसीट फ्रॉम कस्टमर आता है, इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेस्ट नहीं आता, इंक्रीज और डिक्रीज इन पेबल नहीं आता, फाइनेंस कॉस्ट पेड आता है। सो ये तुम्हारे आंसर है, सिंपल। डायरेक्ट मेथड हम कर रहे हैं तो इंक्रीज डिक्रीज इन रिसीवेबल, इंक्रीज डिक्रीज इन इन्वेंट्री, ये तो इनडायरेक्ट मेथड का पार्ट है, ये तीनों नहीं आते, ये आते हैं। तो दिस इज योर आंसर, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, फटाफट से हमारा आंसर आ गया। लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर गाइस, फटाफट से करते हैं। दोनों स्टेटमेंट बतानी है ट्रू है या फॉल्स। When comparing two statement of cash flows, one prepared using direct method and the other prepared using indirect method, the only difference between the two statement relates to presentation of item within cash flow from operating activity. That is absolutely true. क्योंकि डायरेक्ट मेथड में हम पेमेंट मेड टू कस्टमर और पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर, पेमेंट मेड टू सप्लायर वो दिखाते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में प्रॉफिट देन डेप्रिसिएशन वो सब एडजस्टमेंट करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देन कैश जनरेशन वो दिखाते हैं। सो सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क होता है और कुछ नहीं है। सो दिस इज ट्रू। When preparing statement of cash flow using direct method in accordance with the IAS 7, the depreciation charge for the year is disclosed. ना भाई, depreciation तो disclose होता ही नहीं है ऑपरेटिंग में, हम डायरेक्ट मेथड में तो डेप्रिसिएशन दिखाते ही नहीं है। एंड दैट्स इट, दिस इज योर चैप्टर। ठीक है, आई होप गाइज इस वीडियो के बाद बहुत छोटे छोटे डाउट्स, बहुत सारे डाउट्स बच्चों के क्लियर हो गए होंगे। एंड आई हैव हर्ड कि 2-3 बच्चों का एग्जाम भी है बहुत जल्दी, तो दैट्स व्हाई आई हैव मेड दिस वीडियो। मैं नहीं चाहता किसी के एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम आए। ठीक है गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप तुम्हें वीडियो अच्छे से समझ आई हो। अगेन आई एम सेइंग, जो बकवास मैंने स्टार्टिंग में करी थी कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, अपने मेरे चैनल को शेयर करो, आज जितने भी तुम्हारे ACCA के नोन्स हैं टू शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब। ठीक है गाइज, मुझे आई नीड सब्सक्राइबर्स फ्रॉम यू, दिस इज़ माई फीस, ये मेरी फीस है गाइज तुम सबसे, ये लगा लो चलो। ठीक है, आई नीड सब्सक्राइबर्स, तो प्लीज़ जितना भी हो सकता है गाइज से रिक्वेस्ट शेयर करो। एंड दैट्स इट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ and stay home and stay safe. In India, after 2 days there is Diwali, so to all the Indians I am wishing very happy Diwali. Okay guys, stay home, stay safe, bye.